हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से। ये हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग बायो एक से पार्ट 1 में देखे थे, 100 से 100 तक देखे थे, 103 तक देखे थे। तो इसको हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, 104 में क्या बोलता है, एक कोशिकीय जीव जो अमीबा की आकृति कैसी होती है। जो एक कोशिकीय जीव जो अमीबा होता है उसकी आकृति कैसा होता है, तो कैसा होता है जी, वो परिवर्तनीय होता है। अमीबा क्या होता है, अपनी आकृति को क्या करता है, वो परिवर्तन कर लेता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो को जो बोल रहा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो में भी स्वयं के की और होती है, क्या होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिड में क्या होती है, एक तो डीएनए होता है, स्वयं के क्या होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए होता है, और एक क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और एक क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं स्वयं के। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, डीएनए स्वयं का होता है और राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। बोलता है कौन सा कथन जो है कोशिका की आकृति और उसकी भूमिका के बीच के सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जो कोशिका की आकृति जो होता है ना उसके विशिष्ट कार्यों में सहायता करती है। कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्यों में क्या होती है, सहायता करती है। कोशिकीय अंग एक जेली में निलंबित होती है। कोशिकीय जो होता है ना, कोशिकीय अंगक एक जेली में निलंबित होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, साइटोप्लाज्मा कहता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है न्यूरॉन में जो होता है ना डेंड्राइट की क्या प्राथमिकता होती है। जो न्यूरॉन में जो डेंड्राइट की क्या प्राथमिकता का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है जी, ये जो होता है ना अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रक्षेपित करना है ना। क्या काम होता है कि अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रक्षेपित करने का प्राथमिक कार्य होता है डेंड्राइट का। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में कौन सा हरित लवण माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है। कौन सा हरित लवक जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है, तो कौन होता है जी, ये जो होता है दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में क्या पाया जाता है, एक तो स्वयं का डीएनए होगा और एक 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे देखते हैं। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिका बनती है। द्विखंडन के दौरान कितनी संतति बनेगी, तो 2 बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है कितनी, 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है। एक तो क्या बोल रहा है, पादप में और एक जंतु में। ठीक, क्या, कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है, तो कौन करता है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कहता है कि पादप कोशिका में जो पादप प्लांट्स होते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है। कैसी होती है, नम्य होती है, और इसमें क्या होता है, दृढ़ होता है ना, दृढ़ होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चिकनी जो होता है ना, चिकनी जो होता है ठीक है, जो अंतःप्रदीप जलिका के निर्माण में सहायक होती है। किसके निर्माण में सहायक होती है, तो लिपिड के। ठीक है, चिकनी जो होता है अंतःप्रदीप जलिका लिपिड के निर्माण में सहायक होती है, यानी कि वसा के निर्माण में सहायक होती है। चलिए आगे देखते हैं। जो द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाइनरी फ्यूजन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके 2 जनन की आवश्यकता होती, ये बात गलत है। सही क्या क्या है, जो बाइनरी फ्यूजन में क्या क्या होता है, एक कोश के जीवों में पाया जाता है, यह तीव्र और कुशल भी होता है, इससे आबादी की वृद्धि होती है।
कौन सा इसमें गलत है? जो इसके लिए 2 जनन की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से निभाता है? कौन है? कौन है जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका है ना? कौन सा है? WBC है। कौन सा है? WBC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो यूकैरियोटिक सेल है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य जो होता है ना, कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। क्या हो? कोशिकाओं के जीवन की प्रतिक्रियाओं को क्या निर्देशित करना यूकैरियोटिक का काम है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है विभिन्न कोशिकाओं के लिए विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है? कौन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी। कोशिकाओं की आकृति और आकार उसके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। चलिए 118 नंबर प्रश्न देखेंगे। सजीवों में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार आकृति और आमाप में भिन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उसे के कार्यों की सही तुलना करता है? तो कौन करता है? अमीबा जो होता है ना अनियमित आकार, गति और भोजन ग्रहण करने में सहायक है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में ATP जेनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? किसमें होता है? यह सूत्रकणिका में। किसमें होता है जी? सूत्रकणिका में। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव को पैकेजिंग तथा डिस्पैचिंग के लिए उत्तरदायित्व होता है? कौन होता है जी? ये गोल्जी उपकरण होता है। क्या होता है? गोल्जी उपकरण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि में बैक्टीरिया के जनन कोशिका 2 संतति कोशिका में विभाजित होने की प्रक्रिया शामिल होती है? किसमें होती है? किसमें शामिल होती है? तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन में। किसमें होता है? बाइनरी फ्यूजन में। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णत परागम्य क्यों कहा जाता है? जो प्लाज्मा झिल्ली को सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है। ठीक है, भीतर या तो बाहर जाने देती है। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं? बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन जैसे बड़े अणु से नहीं गुजरते हैं। कौन? ऑक्सीजन। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोशिका झिल्ली जो होता है चयनात्मक पदार्थों के लिए परगम्य होती है। ठीक, यानी कि एक पेशीय विभाजन होयून दोन सामान्य जन्य पेशी तैयार होता। प्रत्येक पेशी गुणसूत्र जनन जो होता है जनन पेशी एतिचिक अस्ते याला कोनाते प्रकार के पेशी विभाजन महत्व है। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, माइटोसिस। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मायोटोसिस। चलिए आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन ही नहीं लगता सही से टाइप नहीं किया। ठीक,
चलिए अगला देखते हैं। कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिका की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। जो होता है एक रफ एगो एगो जो होता है यानी कि रुक्ष अंतःप्रदीप जलिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या धारण करती है? क्या धारण करती है? तो वो राइसोसोम धारण करती है, जबकि चिकनी जो होता है वो क्या होता है? लिपिड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो रुखरा वाला जो होता है ना, रुखरा वाला प्रोटीन संश्लेषण के राइबोसोम, रुखड़ा वाला राइबोसोम, और जो चिकना वाला होता है लिपिड, लिपिड संश्लेषित करती है। निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी फ्यूजन विधि द्वारा प्रजनन करता है? कौन करता है? लेशमेनिया। लेशमेनिया जो होता है ना, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा प्रजनन करता है। एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती, एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे पाचक एंजाइम कोशिकीय द्रव में मुक्त हो जाती है। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावना है? तो क्या होने की संभावना है? तो कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है पादप कोशिकाओं में लवण का सही वर्णन करता है? पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है? कौन है जी? ऑप्शन नंबर सी। वे केवल जो होते हैं वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है क्षतिग्रस्त या पुराने कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत या फिर प्रतिस्थापन करना। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के यही मेन कारण होता है कि क्षति हो गया हो या पुराना हो गया हो, उसको मरम्मत वगैरह करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जीवन के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु का मोचन करता है? कौन करता है जी? ये करता है सूत्रकणिका। कौन? सूत्रकणिका। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सभी कोशिकाएं समान आकृति और आकार की होती हैं। कोशिका में केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या है? यह जो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रितिकाओं की सही तुलना करता है? तो कौन करता है? पादप कोशिकाओं की बड़ी रितिका होती है, जबकि प्लांट की बड़ी रितिका होती है, जबकि जंतु की छोटी होती है। ठीक, ये तो पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना एक कोशिकीय जीव में द्विविखंडन और बहुखंडन के बीच सही अंतर करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए। द्विविखंडन से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि बहुविखंडन से एक साथ कई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विवरण कोशिका द्रव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा में जिसमें कोशिकांग होते हैं। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं? तो क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। जीव द्रव पटलावृत वनस्पति बाह्य आवरण आ सकते हैं किसमें? तो ये जो होता है पेशी भित्ति में।
न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं। क्या होते हैं? वे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। ठीक है। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। नाभिक के निकट सघन अभिरंजित या फिर जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है? तो इसमें सीधा सीधे पूछ रहा है गोल्जी काय का सर्वप्रथम किसने खोज किया? तो कैमिली गोल्जी ने। किसने किया था? कैमिली गोल्जी ने। कौन सा कोशिका अंग एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व है, जो एक जंतु कोशिकाओं में विभिन्न चयापचय कार्यों का सक्षम बनाता है? कौन है एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व? कौन सा कोशिका अंग है? तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो जीव द्रव यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जी? कोशिकीय द्रव कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हृदय नहीं। संरचनात्मक संगठन का एक भाग हृदय नहीं होता है। कौन सी प्राथमिक विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाने की अनुमति देता है? कौन अनुमति देता है? तो ये जो होता है ना, ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करती है। ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में क्या करती है? संश्लेषित करती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम देख लेंगे क्या, डिजीज एंड हेल्थ से प्रश्न देखेंगे। इसमें कुल कितने होंगे? 25 प्रश्न होंगे। चलिए आगे देखते हैं। HIV संक्रमण में विंडो पीरियड यानी कि HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान क्या होता है? HIV जो होता है ना, एंटीबॉडी परीक्षणों में पता नहीं चल पाती है। ठीक। निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? कौन सी गायों की नस्ल जो है ना रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? कौन सी है? रेड सिंधी। कौन सी है जी? रेड सिंधी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग यानी कि जीवाणु के कारण होता है? कौन सा होता है जी? सुजाक। इसको हम क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। ये होता है यौन संचारित रोग, बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा? गोनोरिया होता है। निम्नलिखित में कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे? निम्नलिखित में कौन से विटामिन जो होते हैं ना पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? कौन सा है? विटामिन ए, ई, डी। विटामिन ए, ई, डी कौन कौन है? विटामिन ए, ई, डी है। एक पुरुष को HIV संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वयं है। उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा इसका वर्णन कर सकता है? कौन कर सकता है? एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। ठीक है। एक से ज़्यादा जो है ना साथी रखना। ठीक है। संबंध बनाना उससे होता है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी मध्य पता का कारण बन सकती है। शुद्ध एथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। इसका कौन सा ही हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। एथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी मध्य पता का कारण बन सकती है। शुद्ध एथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। ये गलत बात है। ठीक है। चलिए, गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ये यौन संचारित, ये जो होता है यौन संचारित संक्रमणों से बचाता है। ये गलत बात है ना? ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की समान श्रेणी जो पोल्ट्री यानी है ना पोल्ट्री फ्लो रोग उत्पन्न कर सकता है? कौन कर सकता है? वायरस हो गया, जीवाणु हो गया और कवक हो गया। ये सारे जो है ना पोल्ट्री फ्लो उत्पन्न
रोग उत्पन्न कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन सी गर्भ निरोधक विधि जो होता है ना, सगर्भता और अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन होता है? पुरुष कंडोम होता है। कौन सा होता है? पुरुष कंडोम होता है। यौन क्रिया में प्रागण शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संरचना हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन होता है जी? अभी बताए थे, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों होता है लैंगिक से, है ना। हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधि से बचने की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा होता है? कंडोम जैसे अवरोधक विधिकों का उपयोग। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोन असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकती है? ये कौन सा होता है जी? ओरल गर्भ निरोधक गोलियां होता है। ठीक है। यौन संचारित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एड्स जो होता है ना, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या होता है? ये जो होता है अनियोजित गर्भधारण को रोकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकता है? कौन होता है जी? ये कंडोम, है ना। निम्नलिखित में कौन सा जो है उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के हेतु से एक मूल आवश्यक है? कौन है जी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो होता है मैथुन के दौरान यौन संचारित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करता है? कौन करता है? ये कंडोम का उपयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है यौन क्रिया के दौरान संचारित होता है? कौन सा होता है जी? ये जो होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण होता है। ठीक। HIV संक्रमण के संचरण के लिए निम्न कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? ये संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना ये नहीं है। यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को कैसे काम लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षित उपायों का उपयोग करके। HIV जो होता है ना, HIV संचरण के संबंध में निम्न कथन कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? HIV यौन क्रियाओं से संचालित हो सकता है। HIV जो होता है यौन क्रियाओं से संचालित हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा स्वास्थ्य को बनाए मदद रखता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। निम्नलिखित में से कौन सा HIV जो के संरक्षण के रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? ये है यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिकतम खतरा है? तो ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का 115 प्रश्न टोटल है वो देखेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जंतु है इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा होता है? गेंडा होता है। कौन सा होता है जी? गेंडा। कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कौन सा है? लेयर है ना, लेयर पोल्ट्री है ना। लेयर पोल्ट्री पक्षी है जो अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, उसको पाला जाता है। छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना
एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? रीपे यानी कि रीपर्पस का एक उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अभी कथन ए, और ठीक है, अभी कथन ए बोलता है कि एकल जो होता है ना, एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीण की विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। कारक बोलता है ये रोपण ग्रामीण को औषधि, जड़ी बूटी, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। ये सही है। एकल जो होता है ना, एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीण की विधिवत आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना जैविक आवर्धन का वर्णन करता है? कौन करता है? ये जो करता है, उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? डीडीटी का कौन करेगा? तो ये मानव करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से नेचुरल संसाधनों से मछली प्राप्त करना, उस तरीकों को क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग कहते हैं। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें जो होता है ना, पिटकनाशी की सांद्रता सर्वाधिक है? किसमें है जी? सांप में है। क्या है? पिटकनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होता है किसमें? सांप में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलता है पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में अणुओं पर निर्भर रहता है। किस पे निर्भर करता है? कार्बन आधारित पे। किस पे जी? कार्बन आधारित पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो होता है जैविक आवर्धन द्वारा पिड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो ये तृतीय उपभोक्ता में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य उत्पादन विधि अपनाई जाती है? जो मछली पालन वहाँ पे कौन सी विधि कश्मीर वगैरह क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो ये होता है एक्वा कल्चर होता है। क्या होता है जी उधर? एक्वा कल्चर। हुक या कांटों वाले जो बर, हुक या कांटे वाले बर सामान्यतः किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? तो प्राणियों के द्वारा होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित होता है? ये चौथा स्तर, जो तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित होता है, ये चौथा स्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटनाओं में योगदान देने के लिए उच्च संभावना होती है? तो ये पिड़कनाशी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉम्फ्रेट बोलते हैं। पॉम्फ्रेट, है ना। निम्नलिखित में कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? कौन सी है? ये होता है कीट शिकारियों को शामिल करना। एक खाद्य श्रृंखला घास, टिंडा, फिर मेढक, सांप, बाज से शुरू होती है। बाज में अजैव निम्नीकरण पिड़कनाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? तो कितनी है? पिड़कनाशियों की उच्चतम सांद्रता इसमें अपेक्षित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। क्या? फ्रेगमेंटेशन। मत्स्य उत्पादन में सेलफिश श्रेणी निम्नलिखित में से किस विकल्प में आता है? ये किस में आता है जी? मोलस्का में आता है। सेलफिश किस में आता है? मोलस्का में आता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा है? ये मैग्नीज है।
सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है इसमें से? मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? बड़े बांधों का परिणाम नहीं है तो वनरोपण नहीं है। वह कौन सा है? वह प्रमुख अनुभूति क्या है? वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक संधारणीय उपयोगों की ओर ले जाती है? क्या है? स्वार्थी शोषण से पर्यावरणीय क्षति और विपदा आती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चेक डैम का क्या अर्थ होता है? चेक डैम का क्या अर्थ होता है? बाढ़ग्रस्त अवनलिकाओं में मृदा और कंक्रीट की संरचना, इसका अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है जी? तो ये कूप यानी कि वेल नहीं है। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं। इसे कौन सा पोषण कहते हैं? उसे कौन सा पोषण कहते हैं? इसे हैलोजिक पोषण, यानी हैलोजिक मतलब होता है प्राणी संभोजी पोषक कहते हैं। प्राणी संभोजी पोषक किसे कहते हैं? कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर ही ये विघटित कर लेते हैं। उसे हम कौन से प्राणी कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व क्या होता है? बहु पोषक यानी कि मैक्रोन्यूट्रेंट है। कौन सा है इसमें मैक्रोन्यूट्रेंट? ये पोटेशियम होता है। कौन सा होता है जी? पोटेशियम होता है। तो ये रहा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या किए? 100 से 200 तक क्वेश्चन चला है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए बाय बाय।